हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है सिविल डिसओबीडियंस। ये टॉपिक क्या है, इस टॉपिक को समझेंगे। साथ में कुछ पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को मैं यहाँ पर उनको हाईलाइट किया है और इनको एलोबरेट तरीके से हमने नोट्स में भी लिखा है नीचे तरीके से। आप उस पर लिंक पर क्लिक करके हम लोग देख लेंगे, उनको पढ़ लेंगे। पहले इसमें टॉपिक है स्वराज पार्टी क्या है, किस तरीके से ये क्यों इसकी ये स्वराज पार्टी की डिमांड क्यों हुई, किस तरीके से डेमोक्रेटिक पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू ने एक्शन लिया, साइमन कमीशन क्या है और क्यों लोगों ने गो बैक के नारे लगाए, क्यों ये स्लोगन या क्यों लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इसको हम समझेंगे। साथ ही पूर्ण स्वराज क्या है, क्यों इसकी मांग की गई, इस मांग का इफ़ेक्ट क्या हमको आज के इस दौर में देखने को मिलता है। साथ ही द सॉल्ट मार्च जिसको हम बोलते हैं, इसको दांडी मार्च यात्रा भी बोलते हैं, गांधी जी के द्वारा ली गई। और फिर आगे गांधी इरविन पैक्ट क्या था और इस पैक्ट को ये क्यों इम्पोर्टेंट है ना एग्ज़ाम की दृष्टि से और जर्नली इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। इन सब क्वेश्चंस, इन सब टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला और कैसे उसको फेल कर दिया गया, या फिर ये यूँ कहूँ कि वापस ले लिया गया, और उसके वापस लेने के बाद में कैसे सिविल डिसओबीडियंस का रूप आया और क्या उसका इफेक्ट देखने को मिला। राइट, आज हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं इस चैप्टर की कि किस तरीके से जो है सिविल डिसओबीडियंस का मतलब क्या है। सबसे पहले तो ये हमको समझना चाहिए, सिविल डिसओबीडियंस का मतलब है, एक आपने सुना होगा टर्म ओबीडियंस, आपने सब लोगों ने एप्लीकेशन लिखी है, उस एप्लीकेशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं योर ओबीडेंटली शब्द का। तो जो डिसओबे करता है, जो उस आज्ञा को नहीं मानता है, या कोई व्यक्ति क्या, कोई स्टूडेंट किसी टीचर की बात को नहीं मानता है, तो वो उसकी डिसओबे करता है ना। उसकी जो बनाए डेकोरम है क्लास का, जो मेंटेन जो करने वाले रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उनको मैं जब नहीं मानूंगा और उनको ब्रेक डाउन कर दूंगा, उस ऐसे स्टूडेंट को और ऐसी बात को बोल देंगे डिसओबे करना, ना मानना किसी की बातों को या किसी के बने हुए नियम कानून को तोड़ना, उसको डिसओबे बोलते हैं। तो वहीं से जुड़ा हुआ है कैसे गांधी जी डिसओबे करने की बात कर रहे हैं, कैसे वो बताना चाहते हैं लोगों को कि अब वक्त आ गया है कि हम ना केवल कोऑपरेशन करें लोगों के साथ में। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसमें गांधी जी का फोकस था कि हमको ब्रिटिशर्स के साथ में कोऑपरेशन नहीं करना है, लेकिन जब इससे बात नहीं बनी, जब इतनी बात से काम नहीं चल रहा, तो गांधी जी ने सोचा कि अब कोऑपरेशन से बात बनेगी ही नहीं। इसलिए उन्होंने चाहा कि किस तरीके से हम अब उनकी बात को ही मानना बंद कर दें, जो उनके प्री एस्टैब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, जो ब्रिटिशर्स के बनाए हुए रूल्स हैं, उनको कैसे तोड़ना है, अब उनके रूल्स को तोड़ना है, ताकि उनको ये समझ में आए कि हम लोग पीछे नहीं हटे हैं, हम लोग पीछे नहीं हैं रेवोल्यूशन से। तो हम पूरे इन दोनों चीज़ों में कंपैरिजन करने की हम लोग बात करें कि सिविल डिसओबीडियंस क्या था और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था। तो दोनों में एक बेसिक मतलब ये हो जाएगा कि ये बात कर रहा था सिविल डिसओबीडियंस की, जहां पर किसी नियम कानून या पॉलिटिकल रूल्स रेगुलेशन को, कस्टम ड्यूटीज को तोड़ने की, ब्रेक डाउन करने की बात हो रही थी। वहीं दूसरी ओर कोऑपरेशन ना बनाने की बात हो रही थी। ये बेसिक डिफरेंस था। साथ ही स्वराज पार्टी की हम बात करेंगे तो स्वराज पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि कांग्रेस के इन्वॉल्वमेंट से मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, दो लोग ये चाहते थे कि हम पॉलिटिकली इलेक्शन कराते हैं इंडिया में, और इस इलेक्शन को करा करके इन इलेक्शन के थ्रू हम मेजॉरिटी इस्टेब्लिश करेंगे, लोगों को यूनाइट करेंगे और उसके बलबूते पर हम ब्रिटिशर्स को सबक देंगे, हम रूल्स रेगुलेशन फॉर्म करेंगे। लेकिन इन पॉलिटिकली जो ये पार्टी जो फॉर्म करने की बात करते हैं मोतीलाल नेहरू, इन्हीं का ही पुत्र जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू, जो बाद में जाकर के पीएम बने, वो इस बात से डिसएग्री थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हमको स्वतंत्रता चाहिए, हमको इंडिपेंडेंट इंडिया चाहिए, और उसके लिए हमको कोई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने से ही बात नहीं बन जाएगी। ठीक है, ये एक लंबा प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर इफेक्टिव प्रोसीजर होगा लेकिन बहुत कम इफेक्टिव प्रोसीजर है। हमको इस वक्त ऐसा काम करना है, लोगों के अंदर वो उत्साह भरना है, उस तरीके की गतिविधियां करनी है जिससे लोग एक हो पाएं, और हमको अब फाइट करने की जरूरत है ना, डू और डाई, हमको करो या मरने की जरूरत है। अब बहुत हो चुका है, बर्दाश्त से हद हो चुकी है ना। इस तरीके की बातें वो करने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं ना।
क्योंकि गवर्नमेंट जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो पकड़ थी, उनकी जो सोसाइटी में पहुंच थी, या वो जिस तरीके की वायलेंस एक्टिविटीज़ को अंजाम दे रहे थे, उनकी वो जो सीमा पार हो चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल को लोगों को एक्सप्लॉइट करने लगे थे। तो यहाँ पर मजबूरन यहाँ के जो एक ऐसा तबका था जिसको हम इतिहास में गरम दल के नाम से जानते हैं, शहीद भगत सिंह, वैसे लोग जो यूथ थे, जो यंग थे, जो देश को जल्दी ही आज़ाद कराना चाहते थे, जो देश में क्या होगा, मेरी जान की परवाह, बिना जान की परवाह किए, बिना कुछ सोचे समझे बस लड़ना है और आगे मरना है, इस तरीके की गतिविधियाँ जो चाहते थे, उन लोगों के इस पार्टी से समर्थन में वो नहीं थे। एक चीज़ हमको ये ध्यान रखनी है। साथ ही साइमन कमीशन एक बड़ा पॉइंट है जिससे और चीज़ हमको समझ में आएंगी। क्या है साइमन कमीशन, समझते हैं। साइमन कमीशन 1928 में इंडिया आया। क्या था साइमन कमीशन? साइमन कमीशन एक रिपोर्ट थी, या ये कहें कि एक कमेटी थी 7 लोगों की, जिस 7 कमेटी, उस लोगों जो लोग थे उस कमेटी में, वो ब्रिटिशर्स थे सारे के सारे, या ये कहें 7 लोग ब्रिटिशर्स थे। और उन 7 लोगों को इंडिया के जो सोसाइटी है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ब्रिटिश द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, 1919 का रेगुलेशन एक्ट था, या और बहुत सारे रेगुलेटिंग एक्ट थे, उन सब एक्ट्स को और जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में इस्टेब्लिश था, उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार रिव्यू करना था, और सोसाइटी को रिव्यू करना था बेसिकली, कि हाँ इंडिया में और तरीके से सुधार कैसे लाई जा सके। लेकिन कोई अगर व्यक्ति सुधार चाहता है, किसी व्यक्ति का नज़रिया यह है कि वो सुधार करना चाहता है, और वो व्यक्ति यहाँ का नहीं है, प्रॉब्लम्स को समझने में आपको कम से कम उन व्यक्तियों में रहना पड़ेगा जहाँ वो प्रॉब्लम है। अदरवाइज आपको ये समझ में ही नहीं आएगी कि क्या समस्याएं हैं। जब मैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ का हिस्सा ही नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पर दिल्ली में बैठ के ट्राइबल कम्युनिटीज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो रीजनल लेवल की समस्याएं, मैं नहीं समझ सकता। तो जो ब्रिटिशर्स थे, वो 7 लोग जो कमेटी में थे, उसमें एक भी इंडियन नहीं था, तो वो कैसे समझ पाते इंडिया की बेसिक समस्या क्या है ना। तो यहाँ पर साइमन कमीशन रिपोर्ट जो थी, सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में ये रिपोर्ट या फिर ये कमेटी इंडिया में आई, जो रिव्यू करना चाहती थी यहाँ का। तो वो आई, लेकिन उसको गो बैक के नारे लगाए गए। लोगों ने इसको ना सपोर्ट नहीं किया, इसका समर्थन नहीं किया। लोगों ने इसके प्रति विरोध किया। उस विरोध का कारण क्या था कि इसमें जितने लोग जो चुने गए हैं, जो इस कमेटी के मेंबर हैं, वो सारे ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है। तो वो चाहते थे कि ऐसे लोग भी इसमें लिए जाएं जो इंडियन हो, तब जाके एक फ्री एंड फेयर एक रिपोर्ट तैयार हो, जो कि आगे जाकर रिकमेंडेशन भेजे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्या करना है इन फ्यूचर में, क्या होगा, राइट। तो ये तो साइमन कमीशन की बात हुई। तो जो साइमन कमीशन आया, यहाँ पर दंगे भी चल रहे थे, अन्य तरह की गतिविधियां हो रही थी। तो यहाँ से ना देश के अलग अलग रीजन में डिमांड्स उठने लगी थी, है ना। एक रेवोल्यूशन की जो चिंगारी थी वो फैल चुकी थी पूरे देश में, राइट। अब पूर्ण स्वराज, ऐसे में जो जवाहरलाल नेहरू थे और जो सुभाष चंद्र बोस थे, वो दोनों ही कहीं ना कहीं ये मानते थे कि अब हमको ज़रूरत है स्वराज या पूर्ण स्वराज की डिमांड की। तो उन्होंने क्या किया, एक अधिवेशन में गुजरात में, सूरत में बेसिकली 1929 में पूर्ण स्वराज की डिमांड की, और वहाँ पर कहा कि 26 ना जनवरी आएगी ना, उस जनवरी को हम एक इंडिपेंडेंट या रिपब्लिक डे बनाएंगे। उसमें हम ये महसूस करेंगे और हम लोग एकत्रित होंगे और हम रिपब्लिक डे के रूप में इसको सेलिब्रेट करेंगे 26 जनवरी को। तो हमने 29 डेट को जवाहरलाल नेहरू और उसके अन्य साथियों ने उस अधिवेशन में शपथ ली, ये शपथ ली कि हम इस देश को आज़ाद करेंगे, हम इस देश को पूर्ण स्वराज दिलाएंगे। हमको छोटी मोटी स्वतंत्रता नहीं चाहिए, हमको किसी देश के बस कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, हमें सोवरेनिटी चाहिए, हमको अपने इंटरनल डिसीजन और एक्सटर्नल डिसीजन का पूरा राइट हो। हम कैसे डिसीजन लें, हमारे रिलीजियस इक्वेलिटी और फ्रीडम किस तरीके से काम करेगी, या किस तरीके के यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, we will decide, the people of Britishers or the British people will not decide कि कैसे यहाँ की जो सिस्टम है, सोसाइटी कैसे वर्क करेगी, ये उनका मानना था। हम सेल्फ रूल की बात कर रहे थे, जबकि यहाँ पर जो स्वराज पार्टी थी वो कह रही थी कि ब्रिटिशर्स जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हम उस तरीके धीमे धीमे आगे बढ़ने को, वो रिफॉर्म के थ्रू हम अपने इंडिपेंडेंस चाह रहे थे। जबकि जो जवाहरलाल नेहरू और इनके साथ में जो लोग थे, जो सुभाष चंद्र बोस या और जो
गरम दल के जो लोग थे वो ये चाहते थे कि नहीं, अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। तो यहाँ ये पूर्ण स्वराज्य 1929 में ये यहाँ पर शपथ ली गई। ठीक है, गुजरात में शपथ ली, रावी नदी के तट के किनारे ये शपथ ली गई कि हम मिलकर के अब हम इस देश को पूर्ण स्वराज कराएंगे। इसकी बात करी और ये यहाँ पर ये डेट फिक्स कर दी गई 26 जनवरी। नहीं, इसी को समझाते हुए मैं बताऊँ आपको, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा नवंबर में ही बन के तैयार हो गया था ना। कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बन रहा था, मैं अभी इस टॉपिक से हटकर बात कर रहा हूँ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नवंबर में ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन हमने नवंबर में उसको रिलीज नहीं किया है ना। हमने उसको एज ए पब्लिक नहीं किया है। हमने उसका जो एक किसी भी काम को शुरू करने के लिए जो स्टार्ट करना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है, वो नहीं किया है अभी। तो क्यों नहीं किया था? हमने 26 जनवरी का वेट किया ताकि ये डेट हिस्टोरिकली लोगों के जहन और दिमाग और अब उनकी भावनाओं में समाई हुई थी। लोग ये जानते थे, इंडियंस ये जानते थे कि इस डेट को हमने शपथ ली थी और 1929 से हम ये हर साल ये डिसाइड करते हैं, हम हर साल ये कैलकुलेटिंग तरीके से हम सोचते हैं कि हमने इस देश में आज़ाद कराने में कितने काम किए और कितने करने बाकी हैं, है ना। हम एक ब्यौरा, हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं हर साल। तो ये डेट, ये दिन अहम हो जाता है उस दृष्टिकोण से, इसलिए हमने नवंबर में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बावजूद भी हमने जनवरी का वेट करा, इसलिए ये डेट अहम हो जाती है और ये टॉपिक पूरा पूर्ण स्वराज अहम हो जाता है। ठीक है, साथ ही अगला जो मैं द सॉल्ट मार्च, अब यहाँ पर गांधी जी सॉल्ट मार्च कर रहे थे और क्योंकि उन्होंने कह दिया था पहले ही कि हम सिविल डिसओबीडियंस करेंगे, है ना। और जो इरविन थे, जो यहाँ के वायसराय थे, या है ना, जो यहाँ के उस समय इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो वायसराय भी 2 या 3 उन्होंने आइडियाज़ रखे कि या तो आप इंडिया में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लीजिए या फिर आप इंडिया में जो है कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से काम कराइए, इस तरीके से। लेकिन उनकी बात को खारिज कर दिया गया, उनकी बात को नहीं माना गया और गांधी जी ने कहा कि हम सिविल डिसओबीडियंस को आगे लेके जाएंगे हम। लेकिन कहीं ना कहीं इरविन गांधी जी की पावर को नहीं समझते थे कि हाँ कितनी कैपेसिटी वाला व्यक्ति है और क्या कर सकता है। तो गांधी जी ने सॉल्ट मार्च किया और क्या अपने 78 सहभागियों के साथ ही 78 लोगों के साथ में मिलकर के इन्होंने साबरमती से ये यात्रा जो है शुरू की, है ना, दांडी यात्रा शुरू की। और इस यात्रा में एक हर दिन कुछ माइल्स चलना था, इसमें चलते रहे और एक बहुत लंबी यात्रा शुरू की और गुजरात में जाकर के, है ना, वहाँ पर जो नमक, जो लोगों पर टैक्स लग रहा था, जो बेसिक नेसेसिटीज़ या बेसिक कम्योडिटीज़ होती हैं जैसे खाने की, है ना, इन पर भी सरकार एक हैवी टैक्स लगा रही थी। तो गांधी जी का मानना था कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उन पर तो कम से कम आप टैक्स मत लगाइए। उन पर टैक्स लगाओगे तो कहीं ना कहीं लोगों की जो डेली दिनचर्या है, जो डेली जो जीवन है, वो भी कहीं ना कहीं उससे इफ़ेक्ट होगा। तो गांधी चाहते थे कि वहाँ पर किस नमक के कानून को तोड़ करके हम ये जाहिर कर सकते हैं, पूरे इंडिया में मैसेज दे सकते हैं कि हमने कानून, अंग्रेजों के बनाए गए कानून को तोड़ा और ये कानून एक मतलब हिंसक तरीके से नहीं तोड़ा है, अहिंसक तरीके से तोड़ा है। हम एक जगह से दूसरी जगह पर गए हैं और वहाँ पर जो नमक बनाने का तरीका, एक ऑल्टरनेटिव वे हमने दिया है, जिससे कि जो नमक वही हमारा नमक को एक कंपनी में उसको प्योरीफाई करके उसको ही बहुत ऊंचे दामों में हम ही को बेचते हैं ना, ये कोई बहुत बड़ा माहिर या बहुत अच्छा काम नहीं है। और उस पर भी हैवी टैक्स लगा कर देना। तो इस पर गांधी जी का मानना था कि नहीं, ये नेचुरल तरीका है, इसमें नमक ऐसे बनाया जा सकता है, एक इसका ऑर्गेनिक तरीका है बनाने का, ऐसे नमक बनाया जा सकता है। साथ ही यहाँ पर ब्रिटिशर्स के बनाया हुआ, इम्पोज किया गया जो कानून था वो ब्रेक डाउन हुआ, राइट। तो वो ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ से लोगों के दिल, दिमाग, जहन, भावनाओं में ताकत मिली। ये ताकत बड़ी अहम थी बच्चों, जिसने देश को आज़ाद कराने में और देश के नेशनलाइजेशन में, नेशनलिज्म में बहुत योगदान दिया, राइट। तो हमने ये समझा, ये दांडी मार्च या इसको 1930 में हुआ, ये सॉल्ट मार्च की हमने बात की है ना। ये पॉइंट्स के बारे में आपके पूरा एक पेज है लिखा हुआ। अगर आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में हैं तो आप उस पेज को आसानी से पढ़ सकते हैं। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कुछ है, आप अपनी तरफ से ऐड ऑन कर सकते हैं। साथ ही मैंने पहले भी बताया, अब बता रहा हूँ, एक PDF में नीचे लिंक करूँगा जिसमें एक शॉर्ट नोट्स होगा, इन सब चीज़ें होगा, आप वहाँ से एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना।
गांधी इरविन पैक्ट क्या था? अब क्योंकि गांधी जी मार्च कर रहे थे तो कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आने लगा था कि ये अब बढ़ते जा रहे हैं, अब कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है इरविन जो वायसराय थे, इन्होंने बात करने की कोशिश की गांधी से, और यही बातचीत, यही एक कॉन्वर्सेशन ही गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानी जाती है। कॉन्वर्सेशन में क्या था? गांधी जी ने 11 डिमांड्स की बात की कि मेरी तरफ से 11 डिमांड्स हैं, उन डिमांड्स को मानिए, जिसमें टैक्स से रिलेटिंग डिमांड्स थी, जिसमें डिमांड्स थी कि जो आप कस्टम ड्यूटी जो लगाते हैं, ठीक है, जो टैक्स पर जो इतना टैक्स दे रहे हैं आप, जो एक कस्टम ड्यूटी है, ठीक है, ये जो सारा टैक्स सिस्टम है ना, इसको अबॉलिश किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। उस टैक्स सिस्टम ख़त्म करने की ऐसी 11 बेसिकली डिमांड थी उसमें। उन डिमांड को ख़त्म करने की बात की, और इन्होंने कहा था कि आप इस सिविल डिसओबीडियंस को वापस ले लो। तो गांधी जी ने कहा हाँ मैं वापस ले लूँगा, लेकिन जो इस मूवमेंट में जिन लोगों को आपने जेल में डाल दिया है ना, उनको आप, जो उन्होंने हिंसा की है, उनको तो आप उनको पकड़ लीजिए, उनको तो आप जो चाहे आप अपने प्रोसीजर के तहत उनको तो कुछ कहिए, लेकिन जिन लोगों ने हिंसा नहीं की है, जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों को बाहर निकाला जाए, उन लोगों को निकाला जाए, तभी ही मैं आपके इस सिविल डिसओबीडियंस को वापस लूँगा। तो इस तरीके से उन्होंने ये शर्त पर रख करके वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गए, और उन्होंने जब वहाँ से आए और देखा कि वो बात उनकी नहीं मानी गई, तो गांधी जी ने फिर दोबारा इस मूवमेंट को शुरू किया। इस तरीके का पूरा सिनेरियो स्वराज पार्टी का, साइमन कमीशन का, पूर्ण स्वराज का, और द साल्ट मार्च और द गांधी इरविन पैक्ट का पूरा एक ब्रीफ डिस्कशन था, ठीक है, जो हमने समझा। और किस तरीके से ये छोटे छोटे इंसिडेंट, अभी और भी इसमें इंसिडेंट जुड़े हुए हैं जो अलग अलग चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। तो इन सब चीज़ों से हम समझ सकते हैं किस तरीके से देश में नेशनलिज्म की भावना पनपी, राइट। आगे की वीडियो में हम कुछ डिस्कस करेंगे अलग अलग पॉइंट्स, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के। तब तक के लिए आप जहाँ भी हैं आबाद रहिएगा, खुश रहिएगा, चाहे दिल्ली रहिएगा, चाहे गाजियाबाद रहिएगा। नमस्कार।